हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीए तकरीम फरीदी और आज इस वीडियो में मैं अपने सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो बैच है हमारा मई 26 एंड ऑनवर्ड्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, जो कि अभी अभी हमारा 2-4 दिन पहले ही मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर दी है। बैच ऑलरेडी हमारा जो है ऑनगोइंग था और जैसे जैसे रिकॉर्डिंग्स होती चली जा रही थी मैं ड्राइव पर डालता चला जा रहा था। अगर आप क्लास स्टूडेंट हैं या फिर आप मेरे ग्रुप में हैं व्हाट्सएप के, तो आपने देखा होगा कि मैं डेली या 1-2 दिन में क्लास रिकॉर्डिंग्स अपनी प्रोवाइड करता था। तो वो एक्सरसाइज हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें सारे एंडेज जो भी टॉपिक्स हैं एफआर के वो सारे हमने डाल दिए। तो अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे बैच की शेयर करनी है। ये बैच किसके लिए है, किन के लिए रेलिवेंट है, किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, और इस बैच के क्या फीचर्स हैं और इस बैच की क्या लिमिटेशंस हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिमिटेशंस भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने बैच के फीचर्स आपको बताकर चला जाऊं। जब तक मैं लिमिटेशंस, जो कमियां मुझसे रही हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि जो कमियां मुझसे रह गई हैं उनके बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा और वो चीज भी आपको मैं कन्वे कर दूंगा, ताकि आप मिसलीड ना हो इस वीडियो से और आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाए कि हाँ ये बैच मुझे लेना है। मतलब अगर फीचर जो मैंने बताए हुए हैं वो फीचर मिलेंगे, जो कमियां मैंने बताई हैं वो कमियां मिलेंगी, फीचर को आगे चल के और इंप्रूव किया जाएगा और जो कमियां रही हैं इस बैच में उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको कम करता चला जाऊंगा। तो जो फीचर्स हैं, जो कमियां हैं, उनको दोनों को कंसीडर करने के बाद ही आप एक साउंड जजमेंट ले सकते हैं कि हाँ ये बैच लेना चाहिए। अगर आपके ओपिनियन में आपको लगता है कि हाँ फीचर जो है वो कमियों पर भारी पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप बैच ज्वाइन करें, और अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है तो कमियां हम नहीं टॉलरेट कर सकते तो आप बैच नहीं ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं बिल्कुल आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा। तो आइए, इस वीडियो के लिए मैंने आपका इंफॉर्मेशन के लिए ये पीडीएफ आपके साथ में बनाया हुआ है। तो आइए सबसे पहले तो बैच की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है सीए तकरीम फरीदी, ठीक है, फैकल्टी नेम। उसके बाद में एप्लीकेबल अटेम्प्ट मैंने आपसे बोला मई 26 एंड ऑनवर्ड्स। जनवरी वाला अटेम्प्ट ऑलमोस्ट आपका बिल्कुल आ ही गया है, तो इसलिए जनवरी वाले बच्चे तो डेफिनेटली ज्वाइन अब नहीं करेंगे, जो कर चुके वो कर चुके। फर्दर तो आप मई 26 ऑनवर्ड्स के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। लाइव होगा सर या रिकॉर्डेड बैच है? ये आपका प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको मिलेंगे गूगल ड्राइव के थ्रू। बैच टाइप क्या है सर? बैच टाइप है आपका ना रेगुलर। तो देखो यहां पर रेगुलर का मतलब है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एफआर को पढ़ रहा है उसके लिए ये बैच बिल्कुल सुटेबल है। जिसको फास्ट ट्रैक वगैरह पढ़ना है कि हाँ शॉर्ट में नहीं बढ़ जाए, उसके लिए बैच बिल्कुल नहीं है। ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए है, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में, पर्टिकुलर एरियाज में हमें प्रॉब्लम्स है, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जो कंटेंट चाहे उतना देख सकते हैं। लैंग्वेज कैसी रहेगी सर? लैंग्वेज रहेगी आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, ठीक है। सर इंग्लिश और हिंदी का रेशो कितना होगा? तो भाई इंग्लिश का रेशो सिर्फ इतना ही होगा जितना नर्सरी क्लास में आपका इंग्लिश का रेशियो हुआ करता था मैडम से पूछने में कि मैडम मे आई गो टू टॉयलेट मैम, ठीक है। तो बस उतनी ही इंग्लिश मैंने यहां पर यूज करी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश मैंने यहां पर यूज करी है, ठीक है। बाकी तो ये बैच आपका हिंदी में ही रहेगा। उसके अलावा यहां पर कवरेज क्या क्या कर रहे हैं हम? भाई स्टडी मटेरियल जो भी दिसंबर 2024 तक, लास्ट ईयर तक था, वो मैंने सारा इसमें कंसीडर कर लिया है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस वगैरह आए हैं आरटीपी एमटीपी वगैरह के, वो भी मैंने कंपाइल कर लिए हैं, और जो रह गए होंगे आपके एप्लीकेबल अटेम्प्ट तक के लिए वो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी नए क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। उसके अलावा अमेंडमेंट्स आएंगी तो भाई देखो जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी, कोई नया क्वेश्चन है, कोई नया इंडेस है या कोई नया टॉपिक है, ठीक है, वो जब जब आएगा तब तब आपके एप्लीकेबल अटेम्प्ट के लिए डेफिनेटली आपको मिलेगा। उसमें तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। उसके अलावा सर लेक्चर कैसे मिलेगा? आपकी कोई वेबसाइट है? कोई वेबसाइट है भाई, वेबसाइट है, लेकिन वो वेबसाइट बिल्कुल थर्ड क्लास वेबसाइट है मेरी, मैं खुद कह रहा हूं थर्ड क्लास वेबसाइट है। गूगल साइट पर मैंने बनाई हुई है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखते हैं कि मेरी वेबसाइट के थ्रू आपको लेक्चर मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पर आपको ना गूगल ड्राइव के थ्रू मिलेगा। गूगल ड्राइव का लिंक्स वगैरह मैंने प्रॉपरली आपके बनाए हुए हैं, तो जब आप ज्वाइन करेंगे कोर्स तो वहां पर लिंक्स आपके पास में आ जाएंगे। वहां से आप गूगल ड्राइव पर जाकर अपना लेक्चर वगैरह डाउनलोड करके आप देख पाएंगे। सर हमें कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सा लेक्चर चेंज किया है या फिर आप जो है कोई भी अमेंडमेंट करेंगे अगर लेक्चर में, या कोई भी इंप्रूवमेंट्स आपने करी, तो भाई उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर नोटिफाई करूंगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर नोटिफाई होकर मिलेगा। इसलिए अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी चीजों को अपडेट रखने में।
उसके बाद में सर इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है, तो भाई वैलिडिटी है आपका 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की वैलिडिटी है आपकी। जब आप ज्वाइन करेंगे, कोर्स एक्टिवेट करेंगे, वहां से आपका 2 साल तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। तो आपका कोर्स अगर आपका अटेम्प्ट मान लीजिए 2027 में 28 में है, तो भी आप इसको बैच को ले सकते हैं। इसके अलावा सर ड्यूरेशन कितनी है, तो भाई ड्यूरेशन है 325 आवर्स। ड्यूरेशन 325 का मतलब सर 325, ना 300 ना 350, 325 मींस 325। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैंने 325 बोल दिया और निकले 350, या फिर वाइस वर्सा। 325 मींस 325, ठीक है। इसके अलावा सर कितने व्यूज मिलेंगे हमें, तो आपको 2 व्यूज मिलेंगे, 2 व्यूज मिलेंगे आपको, जिसमें आप अपने बैच को देख सकते हैं। मान लो अगर आपको कोई इंडेक्स है, कोई टॉपिक है जो आपने देख लिया है, 2 व्यूज भी उसके पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको लगता है नहीं सर अब तो हम रिवीजन करने बैठे बाद में चलो, तो सर हमें ना ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारे तो इस लेक्चर के व्यूज ही कंप्लीट हो चुके हैं 2, तो हम क्या करें सर, तो आप मुझसे अगर अलग से मैसेज करेंगे तो उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के व्यूज में आपको एक्सटेंड कर दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब व्यूज आप मान के चलो एक फॉर्मेलिटी है, 2 व्यू दिए हुए हैं, आपको लगता है और चाहिए तो और ले लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। सर इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, तो कोर्स को ज्वाइन करना है आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने आपसे वही बोला कि देखो मेरी कितनी 3rd क्लास वेबसाइट है, sites.google.com व्यू ब्रेक लॉजिक, ठीक है। तो ये आपको ऐसे तो याद होगा नहीं कि आप जो है इसको टाइप कर लें, तो आप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, वहां से जाकर आप जो है इस वेबसाइट के थ्रू कोर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई आपको लेक्चर जो देखना है ना, वो बहुत अटेंटिव वे में देखना है। मैंने ये चीज आई थिंक लेक्चर में भी बताई है आपको कि आपको बिल्कुल अटेंटिव वे में लेक्चर देखना है। अगर आप देख रहे हैं लेक्चर, तो आपका 100% फोकस लेक्चर पे होना चाहिए और सुनने पर फोकस होना चाहिए आपका, कि हाँ ये बंदा बोल क्या रहा है, इसकी बातों को समझे, जरा सुने, ठीक है। अब सर रिवीजन कैसे करें, तो मैंने आपसे कहा कि रिवीजन शुड बी डन ऑन द सेम डे इन 15 मिनट्स। ये मेरे 12th क्लास में एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने ये टेक्निक मुझे बताई थी। उन्होंने ये बोला था कि जो मैं आपको बच्चों को आज पढ़ाता हूं ना, अगर बच्चे आप जाकर जो है 15 मिनट में इसको रिवाइज कर लें, 1 घंटे की अगर क्लास है, उस 1 घंटे की क्लास को अगर 15 मिनट में आप जाकर रिवाइज कर लें, तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल आप समझ लो पत्थर की लकीर की तरह दिमाग में छप जाएगा। ये टेक्निक है और ये उन टीचर्स ने मुझे बताई थी, तो वही मैंने भी फॉलो करी थी हमेशा अपनी स्टडी के लिए, और वही मैं आपको भी डिलीवर कर रहा हूं आगे, और आप भी आगे चल के अपने जूनियर्स को डिलीवर करना, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा एक आपने कुछ भी राइट नहीं करना है व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जब भी हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो हमें कुछ भी राइट नहीं करना है। इसके अलावा जब हम पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो हमारा 100% फोकस अपने कॉन्सेप्ट को समझने में होना चाहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक रजिस्टर अलग से मेंटेन करना है, ताकि वो आपकी ही हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन, कि हाँ ये क्वेश्चन आपने क्या किया था, कहां किया था, कैसे किया था, तो वो आपको सेपरेट रजिस्टर आप एक मेंटेन करके रखना, ठीक है। और डू नॉट सॉल्व क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन। जब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूंगा क्लास में, तो वहां पर आपको ना लिखने की जल्दबाजी नहीं मचानी है कि हाँ हम भी साथ साथ लिख लें, आप समझने पे फोकस रखना। वो सॉफ्ट कॉपी तो मैं आपको गूगल ड्राइव पर दे ही दूंगा, उसके बारे में भी आगे चल के मैं बात करूंगा। वो जो भी सॉल्यूशंस होंगे मेरे बाय हैंड रिटर्न सॉल्यूशन जो हमने क्लास में सॉल्व किए होंगे, वो आपको गूगल ड्राइव पर मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप वहां पर फोकस करो समझने पे कि हाँ ये सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, इसमें क्या बारीकियां हैं, उनको समझने पे आपको फोकस रखना है। अगला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी, आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है अपने आप से, मैं तो जो कराऊंगा वो कराऊंगा। उसके अलावा जो मैं आपको होमवर्क दिया है, वो होमवर्क भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से होता क्या है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आप पेपर को 3 घंटे में पूरा कर पाते हो। भाई पेपर है तो वहां लिमिटेड टाइम है ना, ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट मैच है कि बस चलते चले जा रहा है। तो वहां पर आपको 3 घंटे में पेपर क्योंकि सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप पेपर सॉल्व कर तो देंगे, लेकिन हो सकता है कि 3 घंटे में पूरा ना सॉल्व कर पाए। तो अपने को पेपर पूरा सॉल्व भी करना है और 3 घंटे में भी करना है। पेपर पूरा सॉल्व कर पाए इट मींस कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, और उस पेपर को 3 घंटे में ही पूरा सॉल्व कर पाए, इस चीज के लिए आपके पास में राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो दोनों चीजें अपने को चाहिए। आज की डेट में एग्जामिनर बोल दे के साहब आपका यहाँ 3 घंटे की कोई लिमिटेशन नहीं है, पेपर लो आराम से बैठे लिखते रहो 12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम की समय सीमा नहीं है। तो मैं फिर क्या बोलूंगा भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की फिर कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आपको टाइमली करना होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा अगला पॉइंट कि जितने भी सिमिलर है, स्मॉल क्वेश्चंस है, आइडेंटिकल क्वेश्चंस है, वो मैंने क्या किया हुआ है, वो आपको होमवर्क में दिए हुए हैं। कोई कोई पॉइंट है, मान लो जैसे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन एक करा चुका हूं, उसी के जैसा एक और क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो हो सकता है कि वो मैंने वो जो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट है, वो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट आपको अलग से समझाकर फिर होमवर्क दे दूं कि भाई पीछे वाला क्वेश्चन सेम है, प्लस ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे, ये पॉइंट आप अलग से बस समझ लो और ये फिर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस तरीके से मैंने होमवर्क को क्लासिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद में देखो, नो हार्ड कॉपी ऑफ कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड, ओनली सॉफ्ट कॉपी। जो भी आपको चीजें मिलेंगी वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी, हार्ड कॉपी में कोई भी अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में अभी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसके थ्रू मैं आपको हार्ड कॉपी वगैरह प्रोवाइड कर पाऊं। प्रिंटिंग, डिलीवरी, लॉजिस्टिक, ये सब चीजें अभी हमने स्टार्ट नहीं की है। दिस इज माय फर्स्ट बैच और अभी यहां पर सिर्फ मुझे कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा सर क्या क्या कंटेंट है जो हमें गूगल ड्राइव पर मिलेगा, तो आप देखो गूगल ड्राइव पर क्या क्या मिलेगा। गूगल ड्राइव पर मिलेगा सबसे पहले तो आपको लेक्चर फाइल, जो आपका बेसिक लेक्चर है वो फाइल मिलेगी आपको एनक्रिप्टेड फॉर्म में। उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट की किट्स मिलेंगी, हर इंडेज की कॉन्सेप्ट की किट्स पार्टली, मतलब ये कुछ इंडेज की अवेलेबल है, कुछ इंडेज की अवेलेबल नहीं है। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, इसके बारे में अभी ड्रॉबैक्स का अलग से सेक्शन मेरे पास में है, आगे चल के मैं बात करूंगा। इसके अलावा सर क्लास वर्किंग जो भी मैंने करी होगी, वो चाहे रफ करी हो, फेयर करी हो, वो सारी की सारी मैं एज इट इज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको उसमें कोई भी डाउट ना रहे कि यार ये चीज तो मिली नहीं, वो चीज तो हमें इंपॉर्टेंट लग रही थी, क्योंकि मैंने रफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, फेयर भी प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए रफ हो लेकिन उस पॉइंट से आपको बहुत अच्छा कुछ समझ में आ गया हो और आपको हेल्प मिले, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सारा ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो भी आपको मिलेगा वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा, वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। ठीक है, आगे चल के हो सकता है कि अभी जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग पीडीएफ की हुई है, तो आगे चल के मैं अब क्या करूंगा, मैं उन सारे पीडीएफ को कंबाइन करके एक सिंगल पीडीएफ डाल दूंगा जहां पे आपका सारा क्वेश्चन बैंक एक साथ आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वो भी आपको इसी गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ लेक्चर फाइल विद टॉपिक डिटेल एंड ड्यूरेशन। इंडेक्स ऑफ लेक्चर फाइल मतलब आपके कौन कौन से लेक्चर, कौन कौन से इंडेक्स की कितनी क्लासेस हैं और वो क्लासेस कितने कितनी ड्यूरेशंस की हैं, घंटा, मिनट, सेकंड के साथ साथ पूरी की पूरी आपको डिटेल मिलेगी। वहां पर पूरा एक्सेल फाइल मैंने बनाई हुई है, वो भी मैंने आपका गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दी है। वहां से आप देख सकते हैं कि अच्छा क्लास नंबर फॉर एग्जांपल 56, क्लास नंबर 56 इंडेस 19 की है और इंडेस 19 में दो क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 मान लो 3 घंटे 26 मिनट 34 सेकंड की है और क्लास 2 2.5 घंटे 2 मिनट 3 सेकंड की है। एज सच इस तरीके से आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आपको अपना इंडेक्स जब होगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ कौन कौन सी क्लासेस हमने देख ली है, कौन कौन सी क्लासेस रह गई है, कौन सी क्लास कितने घंटे की है, वो सब आपको जब पहले ही पता लग चुका होगा तो आप अपने उसके हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये बड़ा लेक्चर है, ये हम कल प्लान कर सकते हैं, कल हम फुल डे अवेलेबल है। ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं 1-1, 2-2 घंटे के, ये हम आज प्लान कर सकते हैं, तो वो आपको वहां पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, वो भी आपका इसी कोर्स में इंक्लूड है। जैसे जैसे चैप्टर आप देखते चले जाएंगे वो चैप्टर वाइज टेस्ट सारे मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी चैप्टर आप देखते चले जाए इंडेक्स का, वो आप सॉल्यूशन करते चले जाए, और सॉल्यूशन भी कौन चेक करेगा आपके, वो पेपर मैं खुद चेक करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई टीम रखी हुई, टीम तो मेरे पास कोई है ही नहीं, टीम के नाम पर मैं खुद ही हूं अपने आप में, वन मैन आर्मी, मैं खुद ही सारे काम करता हूं। इनफैक्ट ये आप जो वेबसाइट का लिंक देख रहे थे ऊपर अभी sites.google, ये भी मैंने गूगल से ही देखकर, यूट्यूब से देखकर अपनी साइट भी बनाई है। सब कुछ बिल्कुल ओपन मैंने आपके सामने रख दिया। मैं खुद ही चीजें करता हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा, खुद ही आपका सॉल्यूशंस वगैरह चेक भी करूंगा। ठीक है, और आपके साथ में जरूरत पड़ेगी तो डिस्कशन भी करूंगा। लेकिन ये चैप्टर वाइज टेस्ट ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स रहेंगे इस अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए ये चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल रहेगा, और उसके बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे सर मैंने सबसे पहले आपके साथ में लिमिटेशन ऑफ बैच डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आपके साथ में फीचर्स ऑफ बैच डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस के भाई इस बैच की कमियां क्या क्या है।
सबसे पहली कमी मेरे बैच की है, कॉन्सेप्ट नोट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल इंडेज। कॉन्सेप्ट नोट्स जो मैंने आपको बनाए हैं वो आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट नोट्स इतने क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस आप जो है पोयम की तरह उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, चाचा चौधरी की कॉमिक्स की तरह, और सब चीजें समझ में आती चली जा रही हैं। जो चीजें हम क्लास में बोलते हैं ना, वो चीजें मैंने वहां पर लिखी हुई हैं। लॉजिक्स भी आपको कहीं कहीं लिखे हुए दिखेंगे कि भाई ये चीज ऐसे करिए तो ये क्यों करिए। वहां पे आपके लिए क्वेश्चंस भी पुट अप करे होंगे मैंने बादल बना के कि भाई ये चीज ऐसे करिए तो आप खुद बताओ ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने ड्राफ्ट किए हुए हैं और बहुत अच्छे से टाइम लगाकर मैंने ड्राफ्ट किए हुए हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने में भी मजा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कॉन्सेप्ट नोट्स सारे इंडेज के अवेलेबल नहीं है। वो आप मान के चलो 40% इंडेज के कॉन्सेप्ट नोट्स अवेलेबल है, जिसमें से बड़ी इंडेज के इंडेज 115, इंडेज 116 इनके अवेलेबल है। और बाकी कुछ कुछ छोटे जैसे इंडेज 2 हो गया, इंट्रोडक्शन टू इंडेज हो गया, इंडेज 23, इंडेज 16, 40, 38, 36, इंडेज 105, इंडेज 41, इंडेज 20 इनके नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था तो दैट्स वाई अभी मैंने क्या किया था कि अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को रोक दिया था। अब मैं लेक्चर से फ्री हो चुका हूं तो अब मैं कॉन्सेप्ट नोट्स जैसे जैसे बनाता चला जाऊंगा वैसे वैसे आपको ड्राइव पर अपलोड मिलते चले जाएंगे। ठीक है, और जब जब मैं ड्राइव पर अपलोड करूंगा, आपका जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहां पर मैं इंटीमेट करूंगा कि ये आपका अपलोड हो चुका है, वहां से आप देख सकते हैं। मतलब नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही मिलेगी नोटिफिकेशन, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलेगी। ठीक है, दूसरी कमी, ओनली क्लास वर्किंग रफ और फेयर इज अवेलेबल फॉर ऑल इंडेज, प्रॉपर कॉन्सेप्ट नोट्स आर पार्टली अवेलेबल फॉर द इंडेज। मतलब पॉइंट नंबर 2 इज द क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1। मतलब जो क्लास वर्किंग है वो तो सारे इंडेज के अवेलेबल है, जहां पर मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट समझाए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं मल्टीपल, वो तो सारे के सारे आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं, जहां पे मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज जो है सिर्फ आपका 40% इंडेज की अवेलेबल है। इसके बाद में पॉइंट नंबर थर्ड कमी क्या है हमारे बैच की? क्वेश्चन बैंक है सम फॉर्मेटिंग इशू, क्वेश्चन सीक्वेंस मिसमैच इशू, साइड बॉर्डर अलाइनमेंट इशू। मतलब यहां पर कोई कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस आप देखोगे 13 के बाद में 15 आ गया, 14 मिस है। अब वो एक्चुअल में 14 मिस नहीं है, वो सिर्फ मुझसे नंबरिंग करने में गड़बड़ हो गई कि 13 के बाद में जो है वो जब इस इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कॉपी पेस्ट करा तो फिर उसके बाद में नंबरिंग दी, तो नंबरिंग देने में कुछ कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ उससे हो गई। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 14 जैसे फॉर एग्जांपल मिस है, तो वो मिस नहीं है, सिर्फ नंबरिंग का इशू है, उसे आप ठीक कर लेना। ठीक है, कहीं कहीं साइड बॉर्डर अलाइनमेंट, मेरा वर्ड थोड़ा सा हाथ तंग है वर्ड में, तो वो थोड़ा सा साइड बॉर्डर अलाइनमेंट आपको कहीं ऐसा दिखेगा कि हल्का सा कट रहा है या फिर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, दिख रही है। फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी सी नहीं दिखेगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह के इशू आपको देख सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉब्लम है अपने क्वेश्चन बैंक के रिस्पेक्ट में। और ये प्रॉब्लम भी कुछ कुछ आपको पीडीएफ्स में मिलेगी, क्योंकि उसके बाद में मुझे पता चल चुका था कि चैट जीपीटी पर अगर आप डालो अपना वर्ड फाइल क्वेश्चन बैंक की और उससे कहोगे भाई ये सारे जो है ना सीक्वेंस में कर दे, तो वो करके दे देता है। ये वाली बात मेरे फ्रेंड ने बताई तो मुझे पता चला, तो मैंने फिर बाद में यही किया। पहले तो मैं 1 बाय 1 खुद मैन्युअली डालता, मेरे फ्रेंड ने बोला अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो ना, तो फिर बाद में मैंने उस चीज को फॉलो किया। तो बाद के क्वेश्चन बैंक सही है, कुछ कुछ स्टार्टिंग के आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपको गड़बड़ मिलेगी। उसके बाद में तो भाई क्लासेस जो है सर गूगल ड्राइव जो है कैसे है, गूगल ड्राइव का एक ही लिंक होगा? नहीं भाई, एक लिंक नहीं है, लगभग 5 ईमेल आईडीज से गूगल ड्राइव लिंक है। मतलब हो सकता है कि मेरी अगर कितनी क्लासेस है टोटल, मैं आपको बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है आपका, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 106 है, 106 टोटल क्लासेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि 106 की 106 क्लासेस आपके पास में सारी एक ही ड्राइव के थ्रू आपको मिल जाएंगी। ये लगभग आपको 5 ड्राइव में मिलेंगी। जैसे लेक्चर नंबर 1, क्लास नंबर 1 से लेके 24 तक एक ड्राइव में, क्योंकि वहां पे 15 जीबी भर गया होगा। उसके बाद में फिर नई ईमेल आईडी मैंने बनाई, तो फिर 25 से लेकर 50 या 55 तक दूसरी ड्राइव में, फिर वहां पर 15 जीबी भर गया होगा। सर आपने परचेज नहीं किया हुआ? जी सूट नहीं भाई, मैंने परचेज नहीं किया हुआ, फ्री वाले से काम चला रहे हैं। मैंने वही बोलना आपको, जब भी तो मैंने लिमिटेशंस पे लिखा है। ठीक है, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइज इस तरह से किया हुआ है कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। मैंने इन सारी गूगल ड्राइव का लिंक जो है एक एक्सेल फाइल में पेस्ट करके आपको दे दिया।
वहां पर आपको दिखेगा कि भाई अगर आपको क्लास 1 से लेके 24 तक देखना है तो वो ये गूगल ड्राइव में लेक्चर फाइल मिलेगी। क्लास नंबर 25 से लेके यहां तक देखना है तो यहां मिलेगी। अच्छा सर क्लास नंबर 1 से लेके 24 में कौन कौन सा कवरेज है, उसके लिए मैंने आपसे कहा इंडेक्स दे दूंगा। तो आपने इंडेक्स देखना है क्या चाहिए, ये क्लास कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, वहां से उसका लिंक आया हुई है, 1 सेकंड में आप जो है पिक कर लोगे और आप अपना क्लास देख सकते हो। मतलब देसी तरीके से तो काम किया है मैंने, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज प्रॉपरली किया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि सर कैसे देखें। मैंने खुद अपने लैपटॉप पे अपनी ही क्लास को ज्वाइन करके देखा कि एज ए स्टूडेंट मैं क्या बिल्कुल कन्वीनियंटली क्लास देख पा रहा हूं, कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा। तो मैंने देखा कि कोई इशू नहीं आ रहा है, एज ए स्टूडेंट भी अगर हम देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी भी तरह की, ठीक है। सारा कंटेंट आपके पास में गूगल ड्राइव पे है और बिल्कुल सिस्टमैटिक। ये चीज तो मैं हमेशा से मेरे नेचर में है, ब्लड में है कि कोई भी काम कर रहा है तो वो सिस्टमैटिकली आप करो। टेक्निकली मैं बड़ा स्ट्रांग रहता हूं इन चीजों में, ठीक है। तो मैंने सारा गूगल ड्राइव का लिंक वगैरह आपको प्रॉपरली दे दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वजह से कि सर गूगल ड्राइव पे तो 5 लिंक है। वो 5 लिंक का पूरा आपको इंडेक्स, भाई अगर आपके पास में एक 500 पेज की बुक है, ठीक है, अब 500 पेज की बुक में मैं कहूं कि भाई पर्टिकुलर चीज ढूंढनी है आपको, तो आप क्या करोगे, इंडेक्स पे जाओगे, इंडेक्स में देखोगे और फौरन झट से आप पहुंच जाओगे। तो मैंने भी वही चीज की हुई है कि भाई कंटेंट है लेकिन उसका इंडेक्स मैंने प्रॉपर स्ट्रांग बनाकर दिया हुआ है, तो आपको इंडेक्स के बाद में देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं। उसके बाद में सर वीडियो की लेंथ कैसी होगी, सर वीडियो की लेंथ क्या 3 घंटे की एक क्लास है या सर 4 घंटे की एक क्लास है, तो भाई इसमें जो है ना यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कोई क्लास तो आपको ऐसा आपको 5 घंटे की भी मिल जाएगी, ठीक है, डिपेंड अपॉन माई सिचुएशन, टाइम अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से मैं अपनी क्लासेस रिकॉर्ड किया करता था। कोई क्लास आपको ऐसी मिलेगी कि 1 घंटे में एक क्लास खत्म हो गई, कोई क्लास आपको 5 घंटे की भी मिलेगी। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन वो 5 घंटे की कौन सी क्लास है, 1 घंटे की कौन सी है, ये बात आपको कहां से पता लगेगी, सर हमें आपकी लेक्चर फाइल से पता लग जाएगी। तो वहां से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये वाली इंडेक्स 19 है या इंडेक्स 36 है, इंडेक्स 36 की क्लास नंबर 4 5 घंटे की है, तो ये हमें आज प्लान करनी है या कल करनी है या परसों करनी है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे वही कहा कि वीडियो लेंथ इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल क्लासेस, वन मे गो फॉर 5 आवर्स, 5-5 घंटे की क्लासेस भी है, और कोई कोई टॉपिक आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपका 1 घंटे में खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बोली। इसके बाद में हमारे बैच की छठी कमी क्या है, छठी कमी यह है कि क्वेश्चन बैंक इज नॉट ड्राफ्टेड टॉपिक वाइज। जैसा मैं चाह रहा था कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक ड्राफ्ट हो, कि भाई आपका टॉपिक का नाम लिखा हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल में या फिर आईसीआई के किसी भी रिसोर्सेज में क्वेश्चन है वो सारे एक जगह पर आ जाए। उसके बाद में फिर अगला टॉपिक, और वो टॉपिक भी आपका जो है वो आपका ऑर्गेनाइज रहे स्टडी मटेरियल की बेस पे, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पर आपका बैच रिकॉर्ड किया है वो स्टडी मटेरियल को देखकर किया हुआ है कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या सीक्वेंस थे, उस सीक्वेंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो वो मैं अभी नहीं कर पाया क्योंकि वो मैंने एक आध इंडेक्स में करके देखा तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि भाई अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीजें मैं क्लास रिकॉर्ड करने के बाद भी जो है वो ड्राफ्ट अलग से कर सकता हूं, और जब ड्राफ्ट कर लूंगा तो डेफिनेटली आपका अपलोड होता चला जाएगा और आपको मिलता चला जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी एक कमियां हैं मैंने आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं कि इन कमियों को हम इंप्रूव भी करेंगे, और कैसे इंप्रूव करेंगे उसका रोड मैप भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपका मई 26 में ही अटेम्प्ट है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कमियां इंप्रूव होती हुई दिखे, लेकिन आपका अटेम्प्ट अगर उसके बाद है, सितंबर में है या जनवरी 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी कमी, एटलीस्ट 90% कमियां तो आपको सॉल्व होती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आपका 7वीं कमी, कोई भी हमने फन एक्टिविटी नहीं की है क्लास में, कोई भी जोक वगैरह ये सब चीजें नहीं करी हैं, तब जाके 325 घंटे का बना है भाई, 500 घंटे चला जाता है अगर मैं जोक मारता, ठीक है। तो मैंने यहां पर कोई भी फन एक्टिविटी नहीं करी है, कॉन्सेप्ट पे 100% अपना फोकस रखा है कि साहब कॉन्सेप्ट को समझाना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन रीडिंग में आपका करता चला जाऊंगा। मैंने डेमो वीडियोस डाले हुए, मैं खुद क्यों बताऊं, आप डेमो वीडियोस जाकर मेरे देखो ना, वहां से आपको पता लगेगा कि अच्छा कैसे पढ़ाया है, टेक्निक क्या है पढ़ाने की टेक्निक पर भी मैं अभी आपसे अलग से लास्ट में डिस्कशन करूंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। तो मैंने यहां पर कोई भी फन एक्टिविटी नहीं करी है, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग वे में चीजों को पढ़ाया है, और जब आप कोर्स को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आपको फील ही नहीं होगा कि ये क्लास जो है आपका ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास क्यों लगेगी सर, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज होंगी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पर, वो आपकी तरफ से मैं खुद ही अपने आप से पूछूंगा कि सर इसमें ऐसा हो गया तो वैसा क्यों, वैसा हो गया तो ऐसा क्यों।
ऐसा हो जाए तो वैसा क्यों कर दिया, ऐसा हो गया तो वैसा क्यों हो गया। तो सारी बातें अपने आप से ही क्वेश्चन पूछूंगा, अपने आप से ही आंसर दूंगा, और आपके आंसर भी मैं खुद ही लूंगा, कि मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा और आपका आंसर जो होगा वो भी खुद ही बोलूंगा। तो आपको ऐसा फील होगा कि ये क्लास एक लाइव क्लास चल रही है, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास है। आपसे बातें करता हुआ आपको फील होगा, आप भी खुद एंगेज होंगे, अच्छा हाँ ऐसा कह रहे हैं, हाँ ये चीज है। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास है। आप ऐसे मतलब एकदम रिलैक्स होकर बैठ ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि हाँ अटेंटिव होकर देखना है, बातों को सुनना है, समझना है। और एक हाई क्रिएट करके हमेशा रखूंगा मैं, एक सस्पेंस बनाकर रखूंगा, ताकि आपकी एंगेजमेंट में कैप्चर कर सकूं कि आप क्लास में एंगेज करो। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहां पर कोशिश की है, क्योंकि सीए फील्ड में होता ही है कि आपको एंगेज करना 2.5-3-4 घंटे तक एक चैलेंज है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग बहुत सिंसियर होता है सीए फाइनल का स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बोला कि मैंने ट्राई किया है कि अट्रैक्टिव वे में और इंटरेस्टिंग वे में अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करो, जितना मुझसे कोशिश हुआ मैंने ट्राई किया। ठीक है, उसके बाद में कहता है पॉइंट नंबर 8 मैंने बोला, ऑल क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व्ड इन क्लास बाय हैंड। अब आपका क्वेश्चन ये आता है ना कि सर क्या सारे क्वेश्चन आपने बाय हैंड सॉल्व कराए? तो भाई मैंने सारे क्वेश्चन बाय हैंड सॉल्व नहीं कराए, क्योंकि अगर बाय हैंड मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग और बहुत ज्यादा जाएगी। जैसे कि क्योंकि मैंने क्या करा है, मेरे क्वेश्चन बैंक में एक कमी ये भी है कि बड़े सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल एज इट इज, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्टडी मटेरियल में भी थे तो वहां से भी पेस्ट हो गए। वही क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने आरटीपी से पेस्ट किया था, तो आरटीपी भी मैंने उठा लिया तो वहां से भी पेस्ट कर दिया, तो डबल हो गया। अब वो पता लग रहा है कि यार यहां पर करा चुका हूं ये क्वेश्चन, ये फिर दोबारा से आ गया। तो जो भी आपके सिमिलर क्वेश्चंस वगैरह है वो फिर मैंने आपको होमवर्क दे दिए होंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सिंपल होंगे, जहां पर कुछ हाथ से कराने का सेंस नहीं बनता है, तो वो क्वेश्चंस मैंने आपसे ओरली भी कराए, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क भी दिए। कुछ क्वेश्चन प्रॉपरली मैंने बाय हैंड सॉल्व करके दिखाए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ओरली कराए हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस के सॉल्यूशन में देखकर टिक लगाते चलेगा कि भाई ये चीज ऐसे है। जो चीजें ऐसी हैं जो आपको बिना बाय हैंड करे भी समझ में आ जाएंगी, वो क्वेश्चंस मैंने उस तरीके से भी कराए। और जो आपका सिमिलर आइडेंटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, वो मैंने आपको होमवर्क में भी दिए। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8, 8वीं कमी हमारे बैच की। इसके अलावा सर क्या आपने 100% कवरेज करी है कंटेंट की? तो भाई ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने 100% कवरेज नहीं करी है, मैंने 95% कवरेज की है कॉन्सेप्ट्स की। सर ऐसा हो सकता है कि एक दो स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, नॉन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है मुझसे मिस हो गए हो, क्योंकि मैंने कुछ इंडेज में ऐसा किया कि मेमोरी बेस्ड पढ़ा दिया, स्टडी मटेरियल से मैच करता नहीं चला मैं कि हाँ ये टॉपिक मैंने बता दिया, ये टॉपिक बता दिया, ये टॉपिक बता दिया, ऐसा नहीं किया। और मेमोरी बेस्ड मैंने काम किया, और मैंने लास्ट में बोल दिया कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, और क्लास को एंड कर दिया। बाद में पता लगा अरे यार ये कॉन्सेप्ट तो रह गया था, और वो ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत छोटा मोटा बिल्कुल मतलब माइनर से कॉन्सेप्ट कोई रह गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। मैं आपसे ये बोलूं नहीं 100% कवरेज, 100% कवरेज, तो ऐसा नहीं है भाई। मैं खुद बोल रहा हूं कि हो सकता है एक आध छोटा मोटा टॉपिक किसी इंडेज का या एक से ज्यादा इंडेज का रह गया हो। ठीक है, तो वो चीज आप एक्सेप्शनल लेके चलना, इसमें आपका 5 से 7 मार्क्स का रिस्क है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर मुझे तो 100 में से 100 ही लेकर आने, तब तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, मैं बोलूं कि हाँ 100% कवरेज किया है लेकिन किया नहीं है तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने क्या आपको क्लियर बता ही दो, जो बात है एकदम क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। उसके अलावा 10 पॉइंट, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल इंडेज। ये क्योंकि मैंने पहली बार बैच रिकॉर्ड किया था तो मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था कि हाँ कैसे टैकल करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स की रिपीटेशंस को। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने इंडेक्स 16 में भी बताया, उसके बाद में अमोर्टाइजेशन की बात करी तो वहां पर भी उतनी ही डिटेल में बता दिया जितनी डिटेल में इंडेक्स 16 में बताया था। ऐसे ही रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो रिवॉल्यूशन के बारे में इंडेक्स 16 में आपको डिटेल में बताया, भाई एक बार तो डिटेल में बताना बनता ही है, लेकिन इंडेक्स 38 में मैंने उतनी ही डिटेल में बता दिया जितनी डिटेल में इंडेक्स 16 में बताया, जबकि वहां पर जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि रिवॉल्यूशन होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, वो सारी चीजें सेम है। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि आपको मल्टीपल इंडेक्स में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ है, और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई सेंस नहीं है, इसके पीछे मेरा लॉजिक सिर्फ इतना था कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पहले इंडेक्स 38 उठा ले, उसके बाद इंडेक्स 16 करे। अब रिवॉल्यूशन मैंने इंडेक्स 16 में अगर पहले पढ़ाया और बाद में इंडेक्स 38 पढ़ा रहा हूं,
ठीक है, तो मैं अगर बच्चा अगर इंडेस 38 उठा ले और वहां पर मैं उससे ये कह दूं कि भाई रिवॉल्यूशन के बारे में तो इंडेस 16 में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, अब बच्चा वहां तक पढ़ने के बाद में उसका उसका जो क्लास है वो कहीं ना कहीं अधूरी हो गई, क्योंकि अब उसको रिवॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए वो उस क्लास को पर्टिकुलर रोकने के बाद इंडेस 16 पर जाना पड़ेगा, वहां पर रिवॉल्यूशन समझना पड़ेगा, फिर दोबारा से वो अपना जो ट्यूनिंग थी वो मैच करे इंडेस 38 के साथ में। तो इस थिंकिंग के साथ में मैंने क्या किया, मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो सिमिलर है, कॉमन है हर इंडेस में, वो हर जगह बताए। लेकिन जब लास्ट में जब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने आगे चल के फिर इस चीज को ध्यान में रखा कि अगर कोई चीज मैं पहले कहीं पे बता चुका हूं तो मैं वहां पर रेफरेंस दे दूं कि ये वाली चीज मैंने वहां बताई हुई है, ठीक है। लेकिन काफी जगह पर ऐसा हो चुका है कि मैंने रिपीटेशन किया है कॉन्सेप्ट का, शायद इसी वजह से ये आपका जो कंटेंट है 325 आवर्स का चला गया। अगर आपने एक जगह देख लिया है तो आपके लिए ये कंटेंट सब्सटेंशियली 325 आवर्स का बचेगा नहीं, क्योंकि रिपीटेशन वाली चीज तो आप स्किप कर दोगे ना कि हाँ ये वाली चीज बता रहे हैं, ये चीज ऑलरेडी इन्होंने बताई हुई है और रिपीटेशन तो सर ने बता ही दिया था कि बार बार आएगा, तो वो आप स्किप कर दोगे, तो आपके लिए 325 घंटे की नहीं बनेगी क्लास, कम की ही बनेगी काफी, जब आप रिपीटेशन को आप रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम, मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत बार रिपीट किया, जब जब जो जो पॉइंट दोबारा दोबारा आया तो उसको उतनी ही बार रिपीट किया जैसे कि फर्स्ट टाइम था। ये मेरी साइड से कमी रही थोड़ी सी, इसकी वजह से वीडियो की लेंथ कहीं ना कहीं बढ़ी, ठीक है। उसके पीछे भी थिंकिंग ये कि हो सकता है बच्चे को पहले समझ ना आया हो तो अब आ जाएगा, मतलब इस थिंकिंग के साथ में मैंने रिपीटेशंस काफी ज्यादा बार की है, बार बार एक चीज को रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब है कि एक चीज को एक बार एक तरीके से बताया, फिर उसी चीज को कि अब सुनो दूसरी तरीके से, फिर दूसरी तरीके से उस चीज को बता रहे हैं, फिर उसी बात को तीसरे तरीके से बता रहे हैं, तो मतलब उसमें काफी ज्यादा रिपीटेशंस थोड़ी सी हो गई है। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप स्किप कर सकते हो, अगर एक बार एक चीज समझ में आ गई है तो अब आप आगे बढ़ जाओ, अगर आपको दूसरे तरीके से नहीं भी सुनना है, ये स्पीड बढ़ा के आप थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। या आपको एक तरीके से समझ नहीं आए तो दूसरे तरीके से समझ आ जाएगा, तो वो मैंने ट्राई किया। अब आगे चल के क्या इंप्रूवमेंट करेंगे सर आप इसमें, आगे चल के इंप्रूवमेंट ये करेंगे तो उनमें से जो भी बेस्ट तरीका होगा समझाने का, उस बेस्ट तरीके से एक ही बार समझा देंगे, ठीक है। तो ये आगे चल के क्लासेस में इंप्रूवमेंट्स मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये तो आपका बैच रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन ये बैच आपका चलता ही रहेगा, आपके साथ साथ मैं भी देखूंगा अपने ही बैच को कि हाँ कहां पर क्या क्या चीजें और इंप्रूव की जा सकती हैं, और कॉन्टिन्यूसली उसको मैं आपके साथ में इंप्रूव करता चला जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि इंडेस 20 है, इंडेस 20 के ये क्लास का जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हुए हैं इस क्लास में, उनको और अच्छे बेटर तरीके से बताया जा सकता है, बेटर एग्जांपल्स के साथ में बताया जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नई क्लास रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर दूंगा और पुरानी वाली रिप्लेस कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और नोटिफिकेशन आपके पास में डाल दूं, जैसे कि आपको पता लग जाए कि हाँ यहां पर क्लास चेंज हुई है, ठीक है। तो ये चीज मेरा आगे का प्लान है, और ये चीज जो आगे के प्लान है वो उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होंगे जो आपका आगे चल के जिनका अटेम्प्ट थोड़ा सा लेटर है, 1 साल के बाद में। इसके अलावा सम क्वेश्चन 10 to 12 इन होल सिलेबस रिमेन अनसॉल्व विच आर फ्रॉम अनदर इंडेस। एक ये मुझसे थोड़ा सा कह दो कि आप स्लिप ऑफ माइंड हो गया मेरे साथ में कि भाई कोई क्वेश्चन है मान लो जो आपका इंडेस 21 का है, इंडेस 21 फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है और वो आपका इंडेस 16 के क्वेश्चन बैंक में था, तो वहां पर मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको इंडेस 21 के साथ कराऊंगा, क्योंकि ये तो फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, बेसिकली इंडेस 16 का यहां पर खास रोल नहीं है, 21 का खास रोल है, तो इसको आप मार्क कर दो इंडेस 21 के साथ। और जब इंडेस 21 मैंने पढ़ाया तो मैं भूल गया कि मैंने पिछले बार ऐसा बोला हुआ था इंडेस 16 में कि एक क्वेश्चन मुझे उधर से पिक करना है, तो वो चीज मुझसे रह गई। इस तरह से कम 10 से 12 क्वेश्चंस पूरे एंटायर सिलेबस में ऐसा हुआ होगा, या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि मैंने बोला हो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कराऊंगा और वहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं कराया, ठीक है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जब उस पर्टिकुलर इंडेक्स की कॉन्सेप्ट बता दिए तो वो क्वेश्चन इंप्लाइडली मैं आपसे कहता हूं कि होमवर्क में चला गया आपका। इंडेक्स 21 के आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अब आप अगर वो क्वेश्चन इंडेक्स 16 में जो दे रखा था वो इसीलिए तो नहीं हुआ होगा ना आपसे उस टाइम पर, क्योंकि इंडेक्स 21 का उसमें मिक्सअप था, अब हो जाएगा क्योंकि अब तो आपने इंडेक्स 21 भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस ऐसे जहां भी मैंने बोला हो तो उसमें आप घबराना मत कि यार ये तो आप कराया ही नहीं आगे चल के, तो वो आपका होमवर्क है, उसको आप ट्राई करो, ट्राई करके 99% आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं हो पाते तो मैं बैठा हूं, आप उससे कोई नहीं पूछो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा अब आगे चल के, इसका क्या रोड मैप है, इसका क्लैरिफिकेशन कि भाई इसमें मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस में छाटूंगा, छाट कर उनकी अलग से वीडियो बना दूंगा, क्वेश्चन की एडिशनल क्लास के नाम पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई जिस जिस इंडेक्स में मैंने जो जो क्वेश्चंस छोड़े वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर क्लास में है। एक बार बच्चा उठाकर ये क्लास देख लेगा तो उसके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक एक चीज का आपको लिमिटेशंस बताई और उन लिमिटेशंस पर करेक्टिव एक्शन क्या लेना है वो भी मैं आपको बताकर चल रहा हूं, ताकि आप और हम बिल्कुल सेम पेज पर हैं कि हाँ सर ऐसा करने वाले हैं और मुझे भी बताओ मुझे ऐसा करना। ठीक है, इसके अलावा भाई कहीं कहीं जो है आपका लाइटिंग इश्यू मिलेगा कुछ कुछ वीडियोस में, कैमरे के टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो उसमें घबराना नहीं है कि सब तो दिख नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। वो दिखूंगा मैं, ठीक है, दिखूंगा तो बिल्कुल आपको, लेकिन लाइट थोड़ी सी डिम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, इससे मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वॉइस मेरी प्रॉपर आएगी, मैं दिखूंगा भी आपको, बस लाइट थोड़ी सी डिम आपको दिख जाएगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बस, इसमें आपका कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्लासेस में ऐसा हो सकता है कि 5 से 10 मिनट मेरी वीडियो ब्लर रहे, वो कैमरे का थोड़ा सा फोकस इशू हो जाता है तो उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये ब्लर हो गया। तो वो चीज जब बाद में मैं देखता हूं कि हाँ ये हो गया तो फिर मैं वापस ठीक करता हूं क्लास को पॉज करके। तो ये चीज आपके साथ में हो सकती है, तो उसमें मुझे लगता है ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा है, काफी सारी वीडियोस में ऐसा हुआ है कि हाँ ब्लर हो गया 5-10 मिनट के लिए, 2 घंटे क्लास में 5-10 मिनट के लिए ब्लर हो गया। तो वो चीजें मैंने इसलिए आपको बता दी। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर इसकी तो ये क्लास शायद रफ है, सर ने दूसरी बिना ब्लर वाली अपलोड करी होगी। तो भाई बिना ब्लर वाली कोई नहीं है, ब्लर है तो ब्लर है, वही फाइनल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोर्स के फीचर्स पे। कोर्स के फीचर 13 मैंने आपके साथ में 13 लिमिटेशंस डिस्कस करी, सॉरी 14 लिमिटेशंस डिस्कस करी और 13 मैं आपके साथ में फीचर्स डिस्कस करूंगा। सर फीचर क्या है, तो देखो सबसे पहला 100% कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस है, कोई भी रट्टा हमने लगाने की कोशिश नहीं करी है, कोई भी चीजों को क्रैम करने की कोशिश नहीं करी है, बिल्कुल लेमैन की तरह स्टूडेंट व्यू पॉइंट से हमने चीजों को समझा है कि साहब बिल्कुल बेस से जीरो से हम चीजों को उठाएंगे, बिल्कुल जीरो से हम चीजों को उठाएंगे कि मतलब आप शुरू का 1 घंटा जब किसी भी इंडेक्स का देखेंगे ना, मेरा शुरू का 1 से सवा घंटा, उसमें आपको चीजें ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। मतलब 1 घंटे के बाद में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस इंडेक्स में कि अब मैं तो दिमाग लगा के खुद भी कर लूंगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा अच्छा इस इंडेक्स में क्या बताने जा रहा है, इस इंडेक्स में सोचना कैसे है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, माइंडसेट कैसे चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में दिमाग दौड़ाना है, वो आपको 1 से 1.5 घंटे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बिल्कुल आपको एज अ लेमैन चीजों को समझाया गया है और कोई प्रॉब्लम आपको कॉन्सेप्ट समझने में नहीं आई। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी क्लासेस में एक इंडेक्स को एक कॉन्सेप्ट से बता दूं, कि मतलब एक इंडेक्स एक ही कॉन्सेप्ट है बस। जैसे आप एक इंडेक्स में मल्टीपल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, वो चीज वैसे है, तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को ना समझना पड़े, आपको ऐसा लगे कि पूरा इंडेक्स ही एक कॉन्सेप्ट है बस, कि ये वाली बात अगर समझ ली तो हर चीज इसी लाइन के बेस पे होगी, हर चीज इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हो रही है। वो चीज मैंने आपके दिमाग में डेवलप करने की कोशिश की, उस तरीके से मैंने बताया। मेरे एक टीचर थे क्लास 12th में जिन्होंने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया था ट्यूशन में, और मेरा मैथमेटिक्स इतना वीक था उससे पहले कि मुझे डर लगता था मेरे कभी एकेडमिक्स में 12th क्लास तक, मतलब 11th क्लास तक मेरे कभी 33, 34, 35 से ज्यादा नंबर नहीं आए मैथमेटिक्स। पहली बार मेरे 80+ मार्क्स आए थे 12th क्लास में। आपको लग रहा होगा सर 80 क्या, हमारे तो 90 है। भाई मेरे लिए 80 बहुत बड़ी बात थी, मेरे मैथमेटिक्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स थे। और उसका रीजन था वो टीचर मिस्टर धर्मेंद्र वर्मा सर, जो मेरे आइडियल टीचर हैं। उनसे मिलने से पहले टीचर की वैल्यू मेरी नजर में बस इतनी होती थी कि यार टीचर एक बंदा होता है जो हमें आके पढ़ाता है, कुछ इसके हाथ में एक किताब होती है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, ये बोर्ड पर खड़ा होता है, ये क्वेश्चन कराता है, वो हमें नोट कर लेना होता है। आधे घंटे के बाद ये चला जाएगा, उसके बाद में बेल बजेगी, नया टीचर आएगा, वो भी यही करेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर बेल बजेगी, फिर अगला टीचर आएगा, शाम को छुट्टी हो जाएगी, हमें घर जाना। टीचर का मतलब मेरी नजर में, टीचर की डेफिनेशन ये थी उन धर्मेंद्र सर से मिलने से पहले। लेकिन जब धर्मेंद्र सर से मैं मिला और उनके पढ़ाने की टेक्निक को देखा कि यार ये कैसे समझा रहे हैं, जो बंदा एलसीएम लेने में गड़बड़ कर देता है, जिसकी 5वीं क्लास भी जो है वो वीक है, वो 12th की मैथमेटिक्स कैसे समझ पा रहा है। उन्होंने जब पढ़ाया तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, मेरे तो समझ आ गया ये।
मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि समझ में आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री और पता नहीं क्या क्या वो 12th क्लास में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हुआ करते थे, वो चीजें समझ में आनी शुरू हो गई प्रैक्टिकली। तो जब जाकर मुझे पता लगा कि अच्छा यार, टीचर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, ये भी तरीका हो सकता है चीजों को समझाने का। और उनका तरीका भी ऐसा ही था कि वो एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन बोलते थे कि बस ये वाली लाइन है, एक दो लाइन उन्होंने बोली, उसके बाद कहते थे कि चैप्टर खत्म, बस ये लाइन अगर समझ में आ गई तो अब हर क्वेश्चन आप कर लोगे। और अगर उस चैप्टर में मैथमेटिक्स के 5 क्लासेस उन्होंने लगाई ना, 5 क्लासेस में अगर 500 क्वेश्चन भी उन्होंने कराए ना, वो 500 क्वेश्चन एक ही लाइन जो उन्होंने पहली क्लास के पहले मिनट में दी थी उसी के बेस पे सॉल्व कर दिया करते थे। तो ऐसा फील होता था कि यार मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, हर जगह यही लग रहा है। तो उसी से एक्सपायर होकर मैंने भी ये चीज ट्राई करी है कि मैं उन्हीं के मेथड को कॉपी करूं, ट्राई करूं कि उन्हीं के मेथड को अडॉप्ट करके मैं पाऊं। ऑल्दो मैं उनसे बहुत जूनियर हूं, वो बहुत सीनियर टीचर है, तो उनको बिल्कुल कॉपी 100% नहीं कर सकते, 100% अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ट्राई किया कि जितना ज्यादा से ज्यादा उनके पढ़ाने की टेक्निक को मैं फॉलो कर सकूं, मैंने ट्राई किया। जिसके लिए मैंने पायलट प्रोजेक्ट अपनाया इंडेस 115 में। इंडेस 115 पूरा उन्हीं की टेक्निक की तर्ज पर है कि जहां पर इंडेस 115 सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट लगते हैं बच्चे को, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और आपका एग्जाम व्यू पॉइंट से भी। बच्चे को 115 समझ नहीं आता, वो 115 आप जब देखेंगे ना मेरा, तो आपको लगेगा 115 कुछ है ही नहीं। शुरुआत की 15 मिनट में जो मैंने 2-4 लाइनें बोली है ना, उस 2-4 लाइनों के बेस पर इंडेस का कोई भी क्वेश्चन लाकर दे दो, सारा उसी लाइन के बेस पर हो जाएगा। और जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप भी ये फील करेंगे कि अच्छा ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है इंडेस 115। तो आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने धर्मेंद्र सर, वो मेरे आइडियल टीचर है, मैंने आपको बताया, उन्हीं की टेक्निक को फॉलो करते हुए मैंने अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड किया है। क्योंकि वो मैथमेटिक्स था, ठीक है, 12th क्लास मैथमेटिक्स था, सब्जेक्ट अलग था। यहां सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन हाँ मैंने मेथड ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा उस तरीके से करूं। और आगे चल के जहां मैं नहीं कर पाया हुआ आगे क्लासेस में, उसको आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि हाँ उसी तरीके से चीजों को मैं अपना और अच्छे से प्रिपेयर करूं, आगे इंप्रूवमेंट उसी की तरीके से मैं करना चाहूं। उसके बाद में मैंने आपसे सेकंड फीचर बोला, सारे कॉन्सेप्ट मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं। तो साहब अगर ईपीएस का कॉन्सेप्ट अगर स्टार्ट किया है तो वहां पर सिंपल बोला कि भाई साहब प्रॉफिट अगर 10 रुपए है, एक शेयर कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर कितना, इस तरीके से मैंने आपका ट्राई किया। ऐसा नहीं कि सीधे आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेकर उसके कॉन्सेप्ट पढ़ाने शुरू कर दिए, ये ऐसे ऐसे होगा, ये फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज नंबर, सब भूल जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता फॉर्मूले से, अपने कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो सारी चीजें आपका बिल्कुल एकदम स्क्रैच से हमने चीजों को स्टार्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिंकिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक ही लगे। उसके लिए जरूरी क्या है कि अगले कॉन्सेप्ट को पिछले कॉन्सेप्ट जो पढ़ा चुके हैं उससे लिंक करो, कि अच्छा पिछले कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था, तो अब देखो ये इस कॉन्सेप्ट में इस पिछले कॉन्सेप्ट का कैसे लिंकेज आ रहा है। वो लिंकेज कराया, ताकि लिंकेज कराने से आपको ये लगेगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, जब एक ही है होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, अच्छा भाई यही बात याद रखनी है, यही चीज समझने की, ये समझ ली तो आप सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कैसा भी आए। तो वो मैंने ट्राई किया है कि आप लिंकिंग करें चीजों को। ठीक है, अब मैं चौथा फीचर कहता है, हमने बोला अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स इन स्टार्टिंग 1 से 2 घंटे डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ इंडेक्स, एंड देन लिंक ऑल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट with that core concept so that student may feel that there is only one concept in such index and no multiple different concept। मैंने ट्राई किया है कि एक इंडेक्स को एक कॉन्सेप्ट बना दूं, जहां जहां नहीं हो पाया होगा तो वहां वहां मैंने एक से ज्यादा भी बना दिए हो, लेकिन मैंने ट्राई मेरा ये रहा कि एक इंडेक्स को एक कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं समझा दूं। ठीक है, और 1 से 2 घंटे में मैंने पूरे उस इंडेक्स का जो क्रक्स है वो आपके सामने रख देंगे। उसके बाद में आगे चल के जो भी बातें बोलेंगे वो समझ लो आपको ऐसा लगेगा महज औपचारिकता है, ये सब वही चीजें चल रही हैं जो ऑलरेडी सर ने 1 घंटे में बता दी थी, उन्हीं की क्लैरिफिकेशंस, उन्हीं की फर्दर एक्सप्लेनेशंस चल रही होंगी। आपको सारी चीजें 1 घंटे में इंडेक्स कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद लिंकिंग ऑफ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हमने कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया कि साहब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था हमने, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि अच्छा
इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, इसमें आप कौन सा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे अप्लाई कर रहे हो, वो भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन क्वेश्चन करे जा रहे हैं, पता ही नहीं कौन से कॉन्सेप्ट से हो रहा है, कॉन्सेप्ट है भी या नहीं है। ठीक है, तो हमने ये चीज ट्राई करी कि अब लिंकिंग करें। मैंने आपको रैंडम एग्जाम टिप्स भी दी है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जहां जहां मुझे ऐसा लगा कि हाँ एग्जाम के लिए यहां पर ये चीज आपको समझना जरूरी है, तो वहां पर मैंने आपको टिप्स भी दी है। और मैंने जो भी आपको टीचिंग की है वो स्टूडेंट के माइंडसेट से की है। स्टूडेंट के माइंडसेट से करने का जो टीचिंग टेक्निक है, ये भी धर्मेंद्र सर से ही मैंने अडॉप्ट की है। और उनका भी माइंडसेट ये होता था, जब उनसे क्वेरी पूछता था ना मैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा सर ये ना समझ नहीं आया, तो वो कहते थे कि ये क्या बात हुई कि समझ नहीं आया, इस चीज के बारे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप मुझे बोल के बताओ, तब मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा कि अच्छा आपके दिमाग में ये चल रहा है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी थिंकिंग है वो डेफिनेटली गलत होगी, तभी आपकी क्वेरी आई है, वो गलत थिंकिंग भी आप अपनी बताओ मुझे, तब मैं समझूंगा कि हाँ आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से वो अपनी क्वेरीज को हमारी सॉल्व किया करते थे। तो वही चीज मैंने भी अपनी टीचिंग में लगाई कि भाई यहां पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, उसके व्यू पॉइंट से पहले उसके दिमाग तक पहुंचो, उसके दिमाग तक पहुंचकर उसकी बात एक्सट्रैक्ट करो, फिर अपनी बात रखो, फिर दोनों को कंपेयर करो, फिर जस्टिफाई करो कि भाई अगर स्टूडेंट आपको ये लग रहा है ऐसा होना चाहिए तो ये गलत है, और ये गलत इसलिए है, उसका भी रीजन जस्टिफिकेशन दो, ताकि बच्चे को भी लगे अच्छा हाँ यार मैं यही सोच रहा था और ये चीज गलत है, वो जस्टिफाई कर रहा है सही है। इस तरीके से मैंने ट्राई करा है आपको पढ़ाने का। ठीक है, इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने सेल्फ क्वेरीज ली है स्टूडेंट की, विच में आस्क ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस। जो आपके माइंड में आ सकती थी क्वेरी पॉसिबल, वो मैंने खुद ही अपने आप से, आपकी तरफ से अपने आप से क्वेरीज पूछी कि सर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, और फिर वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया। ठीक है, अब यहां पर मैंने ट्राई किया कि कोई भी फॉर्मूला बेस्ड काम हम ना करें कि साहब ये ऐसे फॉर्मूला है, ये ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे हो जाए, इसमें ये जोड़ दो, ये घटा दो, ये जोड़ दो, ये घटा दो, इसका 1 माइनस टी टैक्स ले लो और ऐसे करके आंसर आ जाए। मैंने कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, मैंने आपको कभी कोई फॉर्मूला लिखकर ही नहीं दिखाया कि साहब ये फॉर्मूला है। जब मैं कॉन्सेप्ट को लॉजिक के तरीके से आपको समझा सकता हूं, तो मैं क्यों फॉर्मूला लिखकर आपके दिमाग में जो है वो टेंशन क्रिएट करूं कि यार ये फॉर्मूला याद रखना है। एक प्रेशर क्रिएट होगी ना, जैसे ही मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट होगी, यार ये फॉर्मूला है मतलब याद करना पड़ेगा। जैसे इंडेक्स 19 में बच्चे क्या रखते हैं, इवन मैंने भी रटा था जब मैंने चीजों को अच्छे से नहीं समझा था कि अच्छा इंडेक्स 19 में जो होते हैं ना पी फैक्टर उल्टे लेने होते हैं, वो उल्टे क्यों लेने होते हैं वो नहीं पता होता, बस उल्टे लेने होते। मैंने ये वाली बात ही यूज नहीं करी अपने पूरे इंडेक्स 19 की वीडियो में। मैंने कहीं भी आपसे ही नहीं बोलूंगा कि हाँ ना ये ना ऐसे ऐसे करके कर लेना। मैंने तो बिल्कुल सही तरीके से, जो लॉजिकल तरीका है उस तरीके से आपको बताया, उसका कंक्लूजन निकाल के आप कह लो कि हाँ सर हम तो रट्टा लगा लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया है कि आप कैसे भी आपसे पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर दोगे। बात समझ में आती है? तो यहां पर मैंने प्योर लॉजिक के तरीके से आपको समझाया है, कोई भी रट्टा वगैरह मैंने आपको नहीं लगाया, क्योंकि मैं खुद नहीं रट पाता तो आपको क्या रटाऊंगा। जब भी तो मेरा ऑडिट हमेशा से वीक रहा, ऑडिट सब्जेक्ट मुझे बड़ा ही टेंशन वाला लगता था, क्योंकि रट्टे मारने पड़ते थे, वो मुझसे लगते नहीं थे। बच्चे मेरे कलीग जो होते थे न्यूमेरिक बनाते थे कि न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक भी भूल जाता था मैं कि कौन सा था। कभी कभी तो ये नहीं पता लगता था कि न्यूमेरिक जो है वो कौन सा सब्जेक्ट का था, ये आपका न्यूमेरिक ऑडिट का था, लॉ का था, एससीएमपी का था, किसका न्यूमेरिक था, ये याद रखना एक टेंशन हो जाती थी। ठीक है, तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता रट्टे के हिसाब से, तो मैं पढ़ा कैसे सकता हूं। तो मैंने प्योर उसी तरीके से पढ़ा है जैसे मैंने चीजों को समझा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपके साथ में मल्टीपल सेल्फ मेड एग्जांपल्स लिए हैं, ईच कॉन्सेप्ट कवरिंग डिफरेंट केसेस। जहां जहां मुझे लगा कि इसमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, उनके मल्टीपल केसेस में हमने एग्जांपल्स लिए, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। और एग्जांपल्स इतने लिए हैं कि इतने क्वेश्चंस भी अवेलेबल नहीं है इंस्टीट्यूट के, उससे भी ज्यादा हमने एग्जांपल्स के थ्रू कर लिया है। इसका मतलब हो सकता है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आया इंस्टीट्यूट का, जो कि कई इंस्टीट्यूट की मटेरियल में नहीं मिलेगा, वो पॉसिबल है कि मेरे एग्जांपल्स में मिल जाए, क्योंकि वहां पे जब सारे केस वैल्यू हमने कवर कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उन्हीं में से किसी से बनेगा। तो आपने जब एग्जांपल्स कर लिए होंगे तो फिर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है, और सारे आपके केसेस जो है वो कवर हो जाए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि दिस इज अ कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। जो भी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई, जो भी लिमिटेशंस हैं,
उनमें कंटिन्यूअस अपग्रेड रहेगा, अपग्रेड होती चली जाएंगी, इंप्रूव होती चली जाएंगी। जैसा आपने देखा होगा ना कि कोई एप्लीकेशंस बनती हैं, कोई एप्लीकेशंस बनती है तो उसमें अपडेट्स आती चली जाती हैं। जैसा आप व्हाट्सएप की पहले ऐप बनी होगी, उसमें बाद में उन्होंने देखा हुआ अच्छा यार ये दिक्कत आ रही है, उसको चेंज किया, उन्होंने ठीक किया, इंप्रूव किया। उसके बाद फिर कोई उन्हें लगा कि यार ये फीचर और होना चाहिए, ये चीज ऐसे और होनी चाहिए, या ये वाला आइकन यहां ना होकर यहां पर बेटर होगा, फिर अपडेट कर दिया। तो इंप्रूवमेंट तो आपका मान के चलो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मैं भी ऐसा नहीं कि जो आपको कंटेंट दे दिया अब ये दे दिया और मैं आराम से बैठा हूं, नहीं, आपको कंटेंट देखना है और मैं भी आपके साथ साथ कंटेंट देखूंगा। आप समझो आप और मैं दोनों ही एक स्टूडेंट हैं, हम दोनों ही स्टूडेंट के तौर पर अपने कंटेंट को देखेंगे। बस मेरा व्यू पॉइंट अलग होगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, उस व्यू पॉइंट से मैं देखूंगा। और आपको तो अपना एग्जाम पास करना है, इसलिए आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें अपग्रेड करता चला जाऊंगा। परफेक्ट कभी कोई नहीं बन सकता, ये चीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। AIR 1 भी आता है, उसके भी हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर नहीं होते। 84, 85, 86% पर वो AIR आ जाता है। इसका मतलब 14 नंबर का तो वो भी गलत करके आया होगा ना, तो मार्क्स कटे होंगे। परफेक्ट तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो परफेक्शन कभी अचीव नहीं की जा सकती, परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं किसी भी चीज की। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि नियर टू परफेक्ट हम लेके जाएंगे अपनी चीजों को, और टाइम के साथ साथ उन चीजों को हम इंप्रूव करेंगे। इसके अलावा मेरा फीचर है अगला 12वां, मैं आपको फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। जो फर्स्ट 100 ज्वाइनर्स होंगे उनको फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। उसमें क्या होगा, आपको टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब अभी अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप अपना सॉल्यूशन करके मुझे भेजेंगे, मेरी ईमेल आईडी पर भेजेंगे, उसको मैं चेक करूंगा। और मेरी चेक करने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि हाँ यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट सही है तो यहाँ टिक लगा दिया, 1 नंबर दे दिया, यहाँ टिक 0 का कांटा कर दिया, ये 0 नंबर दे दिया। ये कांटा क्यों लगाया, क्रॉस क्यों लगाया? जिन बच्चों ने मेरी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ली है लास्ट अटेम्प्ट में, उनको पता है कि मेरा क्लैरिफिकेशन कैसा होता है। आपने अगर कोई चीज गलत की है ना, उसका प्रॉपर मेरे बाय हैंड रिटन नोट्स में अपने दूंगा, अपनी रिमार्क्स लिखकर दूंगा कि यहां पर आपने ये गलत किया, यहां पर आपने ये कॉन्सेप्ट को ऐसे लगाना चाहिए था, आपको यहां पर ना ये वर्ड नहीं ये वर्ड लिखना चाहिए था, आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये कहता है इंडेक्स लेकिन आपने ऐसा लिख दिया, या फिर आपसे ना क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई थी, वो चीज तो आपने लिखी नहीं, कुछ और ही लिख दिया। ठीक है, तो वो चीज पूरा मैं आपको लिख कर दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सजेस्टेड में से इधर से आंसर पकड़ा, इधर से क्वेश्चन पकड़ा और बस आंसर से सॉल्यूशन से मैं देखता जा रहा हूं, हाँ ये सही है, फिगर सही मैच हो रही है तो नंबर दे दिया, मैच नहीं हो रही तो काट दिया। ऐसा नहीं, इंस्टीट्यूट ऐसे चेक करता है, इंस्टीट्यूट इसी तरीके से चेक करता है, लेकिन इंस्टीट्यूट का तो सिर्फ रिजल्ट उन्हें पब्लिश करना है ना, सही है तो मार्क्स दे देगा, गलत है तो नहीं देगा। मुझे तो आपका इंप्रूवमेंट कराना है ना टेस्ट में। तो इंप्रूवमेंट कब होगा, जब कांटा अगर मैंने कहीं लगाया है कि भाई ये फिगर गलत है, तो गलत क्यों है वो जब तक आपको पता ना लगे तो वो चेक करने का फायदा है। तो उस व्यू पॉइंट से मैं आपको चेक करके दूंगा। ठीक है, आप अगर मेरे ग्रुप में हैं तो आपने स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, मैं जब चेक करता था कॉपी तो मैं स्क्रीनशॉट्स डालता था बाकी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको भी पता लगे कि अच्छा ये गलती है ऐसे बच्चे ने करी है तो हमें भी ये चीज रिपीट नहीं करनी, ताकि वो सबकी नॉलेज में आ जाए। ठीक है, तो जो बच्चे स्टूडेंट मेरे ग्रुप में उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से बताया कि मैं किस तरीके से कॉपी चेक करता हूं। ऐसे शायद कोई भी चेक नहीं करता होगा, इनफैक्ट बाकी टीचर्स शायद टीम वगैरह उनके पास में होती है, खुद चेक नहीं करते क्योंकि दे आर रिमोट फैकल्टीज, उनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है, जब तक है भाई खुद कर रहा हूं चेक। और जब खुद करनी बंद कर दूंगा ना तब मैं बता दूंगा आपको कि अब से मैं खुद नहीं करता, वहां भी आपको मिसलीड नहीं करूंगा कि मैं बोलूं कि मैं खुद चेक कर रहा हूं और चेक नहीं और कर रहा। जब तक कर रहा हूं खुद तब तक बोलूंगा खुद चेक कर। ठीक है, उसके बाद में आपको कंप्लीट 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के बारे में आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी प्रॉपरली, हाउ टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी को तो कैसे करें। जब मैंने अपनी एफआर की स्टडी को स्क्रैच से स्टार्ट किया था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये 4-4, 5-5 मॉड्यूल है, इतना सारा है, एक इंडेक्स 150-200, 200 पेजेस का है, कि कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना छोड़ूं, कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा। तो वो प्रॉब्लम आपके साथ भी तो आएगी अगर आप स्क्रैच से चीजों को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपने बहुत पहले एफआर का सब्जेक्ट पढ़ा था आपने और अब आप बिल्कुल जीरो हो चुकी है आपकी स्टडी नॉलेज और आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो, तो कैसे करना चाहिए। वो चीज के बारे में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा जब भी आप मुझे कॉल करेंगे। हाउ टू हैंडल एग्जाम स्मार्टली, एग्जाम को स्मार्टली कैसे टैकल करना है, उस चीज के बारे में मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत गाइडेंस दी है और बच्चों को बहुत बेनिफिट भी हुआ है उस चीज का।
कि एग्जाम में मतलब आप समझो कि आपने प्रिपरेशन रिहर्सल बहुत अच्छी कर ली, प्रेजेंटेशन स्किल अपनी सुधार ली, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन अगर वो चीजें चाहकर वो चीजें आप एग्जाम में डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सब बेकार हो गया ना। एग्जाम में उन चीजों को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको जाना है, क्या करना है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कैसे कनेक्ट करना होता है, उसकी भी एक टेक्निक है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दूसरे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक करना है, कैसे कनेक्ट करना है, उनका आपस में क्या लिंकेज है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको ना एफआर को पढ़ना इजी लगने लगेगा। आपको पढ़ने के बाद में आप जब इन चीजों को समझ लोगे ना कि हाँ कैसे मल्टीपल इंडेक्सेस को, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम, एफआर का जो एग्जाम है वो बड़ा ही छोटा सा कंटेंट है। आपको ना चीजें रिपीटेटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी कि यार यही चीज हर जगह आती है, एक ही बात तो है, बस ये चीज समझ ली और हर जगह कहीं भी आ जाए ऐसा ही है। तो वो चीजें मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं यार एफआर के जो 5 मॉड्यूल है ये पता नहीं इतना सारा दे रखा है, वो बल्क ही आपका खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा ये कहने को 5 मॉड्यूल है, इसमें से 80% चीजें तो रिपीटेटिव जा रही है, जो कॉमन है बहुत जगह में, वो चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आप एफआर पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप कैसे बना सकते हो, एफआर को अपनी टिप्स पर कैसे रख सकते हो, वो चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि साहब एफआर पे कैसे ग्रिप बने कि हाँ भाई एफआर में बस अब तो हमें क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, और बस अब तो सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कोई ऐसा आ जाए बिल्कुल जिसमें कोई लैंग्वेज की एम्बिगिटी हो या कोई ऐसी चीज आ जाए जिसको हम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नॉर्मल वे में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो हम ना दें, ठीक है। ये इस पोजीशन पे आपको लाकर मैं खड़ा कर सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कैसे एफआर को अप्रोच करना है वो चीजें भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, किस तरीके से आपको एफआर को अप्रोच करना है। क्योंकि एफआर आप मान के चलो, एफआर जैसे हम बोलते हैं ना तो बच्चे के दिमाग में आता है कि अच्छा ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट मिलाना है, बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है, बड़ी सारी खतरनाक सी कैलकुलेशंस करनी है, अगर इतना करना आ गया तो हम पास हो जाएंगे और हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। पास तो हो जाओगे ऐसा करने से, लेकिन बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि एफआर जो है आज की डेट में आपका प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। वो आपसे कॉन्सेप्ट मांगता है इंस्टीट्यूट अब कि साहब ये कॉन्सेप्ट लिखकर दिखा मुझे, कैलकुलेशन इसकी बेस पे कैसे करनी है उसके 2 नंबर है, कॉन्सेप्ट लिखकर दिखाओगे उसके 8 नंबर है। आपको 2 नंबर वाला पोर्शन आता होगा, 8 वाला नहीं आता होगा। बच्चे कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि आपको उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके अलावा हाउ टू डेवलप रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस स्किल इन एफआर। एफआर को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करने हैं क्वेश्चंस, कैसे राइट करने हैं, चीजों को कैसे समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है क्वेश्चन, वो चीजें समझनी मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपको ना जहां भी एम्बिग्यूटी हल्की सी भी लगे चीजों को समझना आसान हो जाएगा कि यार ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपके अंदर डेवलप करूंगा और एफआर जैसे बड़े सब्जेक्ट को आप टिप पर लेकर आ पाओगे कि अच्छा ये एफआर में ये है, तो एक क्रक्स आपके दिमाग में ना ऐसा रहेगा कि हाँ, आपसे अगर रात को 3 बजे भी उठाकर कोई पूछे कि भाई एफआर में क्या है, एफआर में ये चीजें, ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आप कर दोगे काम बिल्कुल सिंपल तरीके से। सारी चीजें मतलब पूरा एफआर ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, बस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कि फाइनेंस को कैसे रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, इन 3 चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाना होता है, इसमें पूरा एफआर खत्म हो गया। ये 3 चीजों पर आपका पूरा एफआर डिपेंड है, जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है। ये 3 बातें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर ये चीज आप करने में सक्षम हो तो आपको एफआर आता है, दैट्स इट, इतनी सी बात, ठीक है जी। तो ये आपका पॉइंट नंबर 13 बेसिकली क्या था, आपका एक तरह से मेंटोरशिप का पॉइंट था कि आप जब क्लास लेंगे तो आपको एफआर ऐसा नहीं बस आपने क्लास देख ली, क्लास देख के क्वेश्चन कर ली, काम हो गया, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये सब चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप और अच्छे से बेटर तरीके से अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर पाए, ठीक है जी। तो आइए अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पे। सर कोर्स को कैसे ज्वाइन करें, तो भाई कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपने जाना है इस वेबसाइट पर, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है,
ठीक है, हमारी ये थर्ड क्लास वेबसाइट है। मैं अपनी वेबसाइट को खुद ही प्रमोट कर रहा हूं थर्ड क्लास के। ठीक है, तो अभी प्रॉपर कोई वेबसाइट नहीं है भाई, तो इसलिए इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। ठीक है, यहां से आप होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद में आपको क्लिक करना है ज्वाइन एफआर बैच May 26 एंड ऑनवर्ड्स। अब कहने को एक ही बैच है, 36 बैच तो है नहीं, तो एक ही लिंक मिलेगा, वही आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ना मैंने इसके साथ में एक गूगल फॉर्म अटैच किया हुआ है। गूगल फॉर्म आपका, गूगल का ज्वाइनिंग फॉर्म आपका खुल जाएगा और आपने वहां पर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, आपका नाम वगैरह, ठीक है, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका बैच अटेम्प्ट कब है सीए फाइनल का, वो सब आप बताएंगे। उसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में यू विल रिसीव एन ईमेल कंटेनिंग यूनिक सीरियल की। आपको सीरियल की दूंगा ऑफ कोर्स अलोंग विद द गूगल ड्राइव लिंक्स ऑफ क्लासेस विद ट्यूटोरियल वीडियो हाउ टू एक्टिवेट क्लास। आपको मेरी तरफ से एक ईमेल आएगा जिसमें सीरियल की होगा और उन गूगल ड्राइव जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, जहां पर मैंने अपना सेव किया हुआ है कंटेंट, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वहां से आप अपना क्लासेस को कैच कर पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे क्लासेस फाइल को। ठीक है, और उसके अलावा आपको ट्यूटोरियल वीडियो भी मिलेगा जहां पर क्लासेस को कैसे एक्टिवेट करना है, तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने उस सॉफ्टवेयर में जो हमारा है उसमें पहले किसी और फैकल्टी का किया हुआ है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है ट्यूटोरियल, खुद ही आप कर लोगे, अदरवाइज आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको करना है वॉच ट्यूटोरियल एंड एक्टिवेट द क्लास। उसके बाद में आप अपनी क्लास एक्टिवेट करने के बाद में अपने एफआर लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ज्वाइनिंग से लेकर वॉचिंग के प्रोसेस तक। सर प्राइस कितना है? तो देखो प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस मैंने रखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा आपसे चार्ज नहीं किया है, बिल्कुल नॉमिनल सा प्राइस मैंने आपके लिए रखा हुआ है 1999 ओनली। और इसमें भी 100 स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एफआर की चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और चैप्टर वाइज टेस्ट जब आपको मिलेंगे तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब आप समझो कि जब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट पीछे अटेम्प्ट पे लिए थे तो मैंने हर बच्चे से सिर्फ इतनी सी बात बोली कि भाई मैं जो रिमार्क्स लिखता हूं ना आपके आंसर शीट में, बस वो रिमार्क्स पढ़ लेना अपने सारे पेपर से एक दिन पहले। आपके गारंटीड अगर 50 नंबर आने वाले होंगे तो 60 हो जाएंगे। सिर्फ मेरे रिमार्क्स को अगर आपने पढ़ लिया ना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं और उस पर आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं सर, ये नहीं करना है तो ऐसे करना है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है, सिर्फ उन चीजों को अगर फॉलो कर लिया 10 नंबर 100% बढ़ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। तो जो आपके टेस्ट होंगे वो इतना ज्यादा आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, एनरोलमेंट कैसे करना है, फिर से वेबसाइट डुप्लीकेसी आ गई देखो। ठीक है, ऊपर मैंने दे दिया था, यहां पे दे दिया, साइट पर जाकर आप अपना क्लासेस को देख सकते हैं, सॉरी ज्वाइन कर सकते हैं। देखना तो आपको ऑफलाइन ही होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो मेरी तरफ से जो भी मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो मैंने सारी प्रोवाइड कर दी। आई होप कि आपको इस वीडियो से बैच के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और मैंने ट्राई किया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए रेलिवेंट उस सारी की सारी आपको पता चल जाए, इंक्लूडिंग कमियां, लिमिटेशंस के साथ। कोई भी लिमिटेशंस अपने बैच की कभी नहीं बताता है, मैंने लिमिटेशंस भी बताई ताकि आप अनबाइज्ड वे में बिल्कुल आप एकदम साउंड जजमेंट ले पाए कोर्स ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि आपके स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका टाइम होता है कि वो जो टाइम लगा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको बड़े लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट कवर करना होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर यहां पर अपना लिख देता हूं 96541739। इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मुझसे कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी अगर आपकी हो जो आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में क्लियर नहीं करी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने बैच में और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।